मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से हमारी रत्नावर सहयोगी पवन वैष्णव ने सीधी चर्चा की। मंत्री दत्तीगांव ने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में तेजी से होगा उद्योगों का विस्तार, जिससे होगा मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ खास चर्चा में खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव। ये मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री है। आइए चर्चा करते हैं मंत्री दत्तीगांव जी से और जानते हैं कि किस तरीके से इनका राजनीतिक सफर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शुरू हुआ था, कांग्रेस से गुजरा और कांग्रेस ने इनके व्यक्तित्व की पहचान नहीं की। अब ये भारतीय जनता पार्टी में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री है। नमस्कार दत्तीगांव जी, आज आप एक विशिष्ट मंत्रालय के मंत्री हैं। जनता आपसे काफी अपेक्षाएं भी रखती है। किस तरीके से प्रदेश में आप जनता तक अपनी योजनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? शिवराज सिंह जी की सरकार में मैं उद्योग मंत्री हूं, बिल्कुल सही है, और बदनौर का विधायक भी हूं। मध्य प्रदेश की सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उसके अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में कार्यरत है। और उसके तहत जहाँ तक उद्योग डिपार्टमेंट है, चाहे हैवी इंडस्ट्री हो चाहे एमएसएमई हो, एक ओपीडीपी स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसमें हम पूरे प्रदेश में हर एक जिले के उत्पाद को चिन्हित करके कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर इशू हर एक इंडस्ट्री के लिए रहता है, तो आप देखेंगे विगत कुछ वर्षों में जब से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, एक ज़माना था जब मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब था। सड़कें जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर कोई आता तो पता लगता अंदर आ गया, बाहर जाता तो पता लगता मध्य प्रदेश ख़त्म हो गया। वो पूरी तरीके से वो बदला है। हमने अभी वर्तमान की बात करूं तो चंबल एक्सप्रेसवे, जिसको अटल प्रगति पथ का नाम दिया गया है, और इधर नर्मदा प्रोग्रेस वे, दो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं जहाँ इंडस्ट्री पूरी तरीके से वहाँ पे पोषित पल्लवित होगी। आइडेंटिफाइड जोन्स वहाँ बन रही हैं। एक और बड़ा जो काम है वो नेशनल कॉरिडोर हमारे प्रदेश से निकल रहा है। वेट लेन आ रही है। गडकरी जी ने अभी करीब 2.5 लाख करोड़ मध्य प्रदेश को लोकार्पण और आने वाले प्रदेश रूप में दिए हैं। तो यहाँ फिर से आपका एक डेवलपमेंट का पूरा नया उठाव आपको दिखेगा। एक अरसे से जो हमारी गारमेंट्स और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो साउथ में हुआ करती थी, उसको हमने काफ़ी मात्रा में कन्विंस किया है कि मध्य प्रदेश है। गोकुलदास हमारे यहाँ पे आ गया है, बेस्ट कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ पे आया है, अरविंद मिल्स हमारे यहाँ कार्यरत है। ट्राइडेंट ग्रुप जो विश्व का हर तीसरा टावल बनाता है, उन्होंने करीब एडिशनल 6,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ किया है। इस प्रकार से पूर्ण रूपेण तरीके से हम प्रयास करें। फार्मास्यूटिकल्स में हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। डिवाइस पार्क हमारे यहाँ पे आया है। ईवी के लिए हम नई पॉलिसी बना रहे हैं। एथेनॉल की हमारी पॉलिसी आई है। तो हर प्रकार से हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश फेवर्ड डेस्टिनेशन बने इन्वेस्टर्स की। हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत रैंकिंग इंप्रूव होगी। हम 4थे स्थान पे हैं और हमारा प्रयास आने वाले समय पे हम 3रे स्थान पे पहुँचें। तो ये सब प्रयास मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी निरंतर खुद मॉनिटर करते हैं। मोदी जी केंद्र से जो प्रोत्साहन है वो निरंतर हमें दे ही रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्रियल पार्क्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं। रतलाम में करीब 1800 हेक्टेयर का इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो रहा है। देवास में डेवलप हो रहा है। पहली बार देश में लैंड पूलिंग के तहत हमने नवाचार करके किसानों की सहभागिता से पीथमपुर में ज़मीन ली है। करीब 750 एकड़ वो लैंड है जहां हमने कुछ उनको कॉम्पनसेशन दिया है और बाकी हम ज़मीन उनको देके उनको पार्टनर्स बना रहे हैं। इस प्रकार से कई नए प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो हो गई आपके मंत्रालय में विकास की बात। आपके व्यक्तित्व के बारे में एक बात कही जाती है और मानी जाती है आमजनों के बीच कि कोई व्यक्ति अगर दत्तीगांव जी से मिलता है तो उनका ही बनकर रह जाता है। कितना सच है? मैं इसके बारे में क्या कहूँ। मैं ये प्रयास करता हूँ। असल में मेरे पिताजी का शुरू से बहुत खुला जीवन रहा क्षेत्र में और अपने लोगों के बीच में, और बचपन से हम लोग देखते थे। मैं तो असल में पढ़ाई करके मैं कहीं कार्य करता था, मैं प्राइवेट जॉब में था और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि
परिस्थितियों वश मैं जब कैंपेन करने के लिए उनके लिए आया था, तो जो भी पॉलिटिकल रीजन रहे, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और तत्पश्चात मैं जन का हो गया एक तरीके से। तो सार्वजनिक जीवन के अंदर एक बात उन्होंने ज़रूर मुझे इनिशियली शुरुआती दौर में कही थी कि तुम जो करने जा रहे हो क्या उसका आभास आपको है। उन्होंने कहा अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो इस बात को सदैव याद रखो कि अब आपका परिवार, हम 4 लोग ही नहीं हैं सिर्फ, अब जिन लोगों के बीच में जा रहे हो कुछ अपेक्षा करके मतार्जन के लिए, अब सदैव उसको परिवार के रूप में रखो, तो जो जितना दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। 2 तरफा रिश्ता होता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि जो प्रेम लोगों से मिलता है उसको लौटा सकूँ। जितना हो सके पॉजिटिव रहूँ, सकारात्मक रहूँ, नकारात्मक भाव न मुझ में आए न मैं लोगों में आने दूँ। मानव स्वभाव है, निराशा आती है, लेकिन फिर भी आशावादी रहना बेहतर समझता हूँ। आपके पिताजी के जो आदर्श मानते हैं आप उनको राजनीति में, उनके बारे में लोग कहते हैं कि दबंग व्यक्तित्व के धनी थे। आज लोग उनको याद रखते हैं, आप उनके पुत्र हैं, कैसा महसूस करते हैं उनके बारे में जब लोग ऐसा कहते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में ऐसी सराहना की जाती है, तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को? गौरवान्वित तो मेरे ख्याल से हर पुत्र अपने पिता के लिए होता ही है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्तर पे हो। लेकिन हाँ, एक बात और भी मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा मेरे साथ नाइंसाफ़ी है कि मेरी तुलना मेरे पिता से की जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिता की बराबरी हो सकती है या पिता का कोई रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। लेकिन हाँ, वो निर्भीक थे, वो बहुत निडर थे, वो बहुत उनके मानस में स्पष्ट थे कि उनको क्या करना है और किस लिए वो यहाँ पे हैं, और उनका एक सही गलत का निर्णय बहुत सटीक और सामयिक होता था। वो अगर तय कर लेते थे तो वो फायदा नफा नुकसान नहीं देखते थे, करना है तो करना है, ये है तो है। तो ये उनका ज़रूर था। वो इतने, जिसको कहने अंग्रेजी में कहते हैं डिप्लोमेटिक जो कहते हैं, वो भी नहीं थे, और वो ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ते भी नहीं थे। वो जैसे थे वैसे थे, साफ थे, मुंह पे थे, कह देते थे। तो हाँ, उनकी बहुत सी बातें हैं जिनका अनुसरण हम करने का प्रयास करते हैं, और असंख्य से लोग हैं जिनके लिए उन्होंने न कहते हुए भी कुछ किया और उसको छुपा के भी रखा। कोई ऐसा नहीं था कि आजकल हम देखते हैं कि लोग उसको प्रचारित प्रसारित करते हैं, उसका बड़ा एडवर्टाइजिंग होती है ताकि उससे वापस रिटर्न कुछ मिल जाए कि हमने कुछ किया है, तो उसको बढ़ा चढ़ा के कहा। उनमें ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से दौर अलग था, वो लोग अलग थे, और उनकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास करता हूँ कि जो कुछ वो हमें सिखा गए उसका अनुसरण करें। कांग्रेस में रहे थे, केवल विधायक बन पाए, भाजपा में आए, मंत्री बन गए। कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर पाते हैं? सॉरी, अंतर तो है। कांग्रेस असल में जिस मूल भाव को लेके मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी आज़ादी के पूर्व, मूलतः कांग्रेस के बनने का कारण था कि वो एक आंदोलन था, और गांधी जी ने तो कहा भी था कि मास मूवमेंट है, और गांधी जी की भी राय थी कि आज़ादी के पश्चात पार्टी को पॉलिटिकल आउटफिट नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से समय के साथ साथ, सत्ता के साथ कहीं ना कहीं करप्शन आता है, और जो लोग नहीं संभाल पाते हैं वो बिखर जाते हैं। तो यहाँ तो ये हुआ कि मेरे ख्याल से पार्टी ही कहीं ना कहीं बिखर गई। शायद शीर्ष नेतृत्व जनाकांक्षाओं को या धरातल पे कार्यकर्ताओं को ठीक से या तो समझ नहीं पाया, या इस बात को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाया कि समय की आवश्यकता क्या थी, और आंतरिक लोकतंत्र मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमज़ोर हो गया। तो जब वो हुआ तो धीरे धीरे केंद्र कमज़ोर हुआ, सेंटर वीक हुआ, और राज्यों में भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। वहीं पे समानांतर तौर पे भाजपा ने एक ध्येय बना के अंत्योदय के भाव से राष्ट्र निर्माण को लेके कार्य किया, और कार्यरत निरंतर रहे। जो प्रचारक व्यवस्था है भाजपा में, वो कांग्रेस में नहीं है। यहाँ प्रचारक जिस भाव से कार्यरत रहता है 24 घंटे 365 दिन, कांग्रेस में इसका कुछ तोड़ नहीं है, उसके मुकाबले कुछ नहीं है।
और यहाँ जो भाव प्रचारक का रहता है या जो भाजपा के मूल जमीनी कार्यकर्ता का रहता है, वो निस्वार्थ भाव से वो कार्य करता रहता है। इस अपेक्षा के बिना तो उसे क्या मिलेगा? तो ये कारण है। और फिर जब सरकार बदली तो बदनावर में भी यही विषय रहा। विरोधियों ने मेरे पे आरोप लगाए, हमने जवाब दिए। जनता ने इस बात को स्वीकारा कि कोई कारण नहीं था कि जो पब्लिकली कमिटमेंट बदनावर में किए गए थे उनको ऑनर न किया जाए, और उसी बात पे मतदान हो, उसी बात पे परिणाम आया। और परिणाम आया तो आज सबके सामने है। तो जो मंत्रालय है बदनावर क्षेत्र के प्रतिनिधि के पास, उसका लाभ भी बदनावर को मिल रहा है। हमने भी देश के सबसे बड़े सोयाबीन प्लांट का अभी उद्घाटन किया, और 2-3 प्लांट्स यहाँ पे आने वाले हैं। विकास कार्यों में भी तेज़ी आई है। पहले कुछ काम बचे थे वो पूरे हो रहे हैं। हाँ, काम तो निरंतर आवश्यकताएं रहती हैं और भी आती रहेंगी, डिमांड बढ़ती रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होता। आवश्यकताएं पूरी होती हैं, फिर वो नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पहले से बेहतर बदनावर को मिल रहा है। अब आगे उसका आकलन कौन कैसे करता है, ये तो 2023 का मतदान जब होगा तब मतदाता तय करेगा कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कितना ना हो पाया। अब आप एक प्रादेशिक नेता है, प्रदेश के बाहर भी आपको जिम्मेदारियां मिलती है। अब 5 राज्यों में चुनाव है। हम यूपी की बात करें तो कांग्रेस में प्रयास कर रही है सरकार में आने की। क्या कांग्रेस का ये सपना साकार होगा? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में मैंने बहुत वर्षों तक काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया और शीर्ष से लेके धरा तक काम किया। राहुल जी एक बेहद स्पष्ट और साफ और अच्छे इंसान हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत पढ़े लिखे भी, पढ़ते भी बहुत है, सोचते भी बहुत है। लेकिन होता क्या है कि जनता के बीच या एक पब्लिक परसेप्शन में, जैसा मैंने कहा, ग्राह्यता फिर कहूँगा, तो या तो आपको जनता एक्सेप्ट कर लेती है या नहीं करती है। और ये यहाँ यही हो रहा है। जब तुलना होती है राहुल गांधी जी की और नरेंद्र मोदी जी की, उस तुलना में कहीं ना कहीं जनता को ये महसूस होता है, ऐसा मेरा सोचना है, कि मोदी जी कहीं ज़्यादा सशक्त और निर्णायक नेतृत्व है। तो उसमें स्पष्ट रूप से मोदी जी की तरफ झुकाव हो जाता है। यूपी में और भी बहुत सारी समस्या है, न सिर्फ ये कि मोदी जी यूपी से सांसद हैं, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस का स्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं तो वहाँ रहा हूँ, मैंने काम किया है, और मैं खुद के चुनाव में भी रहा हूँ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, अमापुर के कैंडिडेट थे वहाँ के, अमरीश प्रताप सिंह उनका। तो वहाँ पे हमने पाया कि मेरे साथ तुषार वारिया जी भी थे जो विधायक एनसीपी के थे उस वक्त। तो बूथों पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे बूथों पे स्ट्रक्चर नहीं था। हम लोगों ने बैठ के वहाँ पे पोलिंग एजेंटों की सूचियाँ बनाई। मैं पूरा, मेरे यहाँ संचालक ले गया, गाड़ियाँ ले गया, सब व्यवस्थाएं हमने करी। पहले 2000 वोट मिलते, हमने बहुत मेहनत करी, फिर भी हम उसको 12-13 हज़ार वोट से ज़्यादा नहीं ले जा पाए। तो ये प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ में, जहाँ फिर भाजपा का पूरा तंत्र है, स्ट्रक्चर है, कार्यकर्ता हैं, बूथ पे मौजूद हैं। तो कांग्रेस को पहले तो सत्ता में अगर आना है तो सिर्फ प्रियंका जी के प्रचार से, राहुल जी के प्रचार से सत्ता में वो नहीं आ पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। वहाँ पे बूथ पे आदमी चाहिए जो मतदाता को लाके मतदान करा सके। मध्य प्रदेश की राजनीति में जब सिंधिया जी का पदार्पण हुआ था, आप भी राजनीति में नए थे, तब आपको सिंधिया जी को लेकर एक स्लोगन दिया गया था आपके समर्थकों द्वारा, माधव प्रेम के मिशन अधूरे, ज्योति राज करेंगे पूरे। क्या वो मिशन पूरे हो गए हैं, या पूरे होंगे तो किस प्रकार से होंगे? देखिए, मिशन तो जीवन पर्यंत चलता है। जनसेवा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको निरंतर कार्य करना पड़ता है। लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं आती रहती हैं, पूर्ति होती रहती, नहीं आती रहती हैं। लेकिन हाँ, मैंने प्रयास किया है कि हम कार्य करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक ऐसे नेता हैं जो बहुत सहज हैं, भविष्य का दर्शन उनका बड़ा स्पष्ट है, और उनमें बहुत 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 एनर्जी है। आप उनसे कभी अगर मिलेंगे तो आप अगर थोड़े बहुत अच्छे मूड में नहीं होंगे तो भी आप उनको मिलके खुश हो जाएंगे।
और एक और बात उनकी बहुत अच्छी है कि जितना काम वो हमसे करवाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक काम वो खुद करते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि ही इज़ अ लीडर हु लीड्स बाय एग्जाम्पल, वो ऐसे नेता हैं जो खुद आगे होकर नेतृत्व करते हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता से कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। और राजनीति के अलावा वो हमसे पारिवारिक भी बड़ा प्रेम करते हैं, रखते हैं, ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का। हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, तबीयत ठीक है कि नहीं, हम बीमार हैं कि नहीं, या हम ठीक हैं कि नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है और मेरे ख्याल से ये एक कारण है कि लोग हर दौर में उनसे जुड़े भी रहते हैं। और यही एक कारण था मेरे ख्याल से कि उनके पिताजी से भी लोग जुड़े रहे। और मेरे ख्याल से ये सब पुण्य प्रताप और आशीर्वाद है स्वर्गीय राजमाता साहब का। वो बहुत ही धार्मिक महिला थी, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में इतनी सेवा करी, ममत्व का भाव था। तो उनके आशीर्वाद से परिवार आगे बढ़ रहा है और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आपके बारे में सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि जब भी आपका कोई विरोधी होता है तो आप उसको कभी पलटकर जवाब नहीं देते, प्रेम से ही उसको मंत्रमुग्ध कर देते और अपना बना लेते हैं। क्या ये सही है? देखिए, जीवन बहुत क्षणिक है, छोटा भी है, तो कहाँ बैर बांध के चलेंगे और कहाँ वैमनस्यता रख के खुश रहेंगे। और अधिकांश तो अगर छोटे मोटे मतभेद होते हैं तो राजनीतिक ही तो हैं, पर्सनल तो किसी का किसी को झगड़ा है ही नहीं। अब कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे, नेता थे, आज भी प्रदेश के नेता हैं, आज भी मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं, मैं आज भी उनको प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आज भी बड़ा स्नेह है, मुझ पर बड़ा स्नेह रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मैं भी उनके चरण स्पर्श करता हूँ। जयवर्धन सिंह जी उनके पुत्र हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, भविष्य हैं, आज भी प्रेम उनका है, भाई की तरह मुझे स्नेह देते हैं। तो परस्पर प्रेम होना चाहिए, रखना चाहिए। आखिर अंतोतगत्वा हमारा उद्देश्य कोई भी दल, कोई भी पार्टी राजनीतिक हो, जनसेवा ही तो है, राष्ट्र निर्माण ही तो है। तो क्या आखिर कितना जी लेंगे, कौन अमर हो जाएगा, कौन ऊपर सब कुछ ले जाएगा। तो ठीक है, प्रयास करें कि जितना कम से कम हम किसी से विद्वेष रखें, टकराव रखें, तो उतना हम ज़्यादा खुश रहेंगे और दूसरा भी रहेगा और कार्य भी बेहतर कर पाएंगे। अधिकतर नेता अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आप काफी शिक्षित है, अनुभवी है, 4 बार के विधायक भी हैं, लेकिन फिर भी आप कभी विवादित या कभी सुर्खियों में नहीं रहे हैं, परहेज रखते हैं, दूरी रखते हैं। एक नेता को किस प्रकार से होना चाहिए? सुर्खियों में विवादित बोल के कई नेता ऐसे होते जो किसी अफसर से, किसी अन्य जनप्रतिनिधि से उलझते नजर आते हैं, लेकिन आपके साथ सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। माफी चाहूंगा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मत है। निरर्थक किसी बात से कहीं किसी का कुछ भला तो होता नहीं है। सुर्खियों में अगर रहना ही है तो सद्कार्य करें, और अंतोतगत्वा कितने भी अखबारों में छप जाओगे, लौट के तो घर ज़मीन पर वापस आओगे ही। जिस मतदाता से आप शक्ति प्राप्त करके सत्तासीन हुए हो, वापस उसी के पास आना है। जिस मतदान केंद्र पे आपने वोट डाला है, फिर वहीं जाना है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम वही है कि हम अपना घर संभालें, देखें, पड़ोसियों को खुश रखें, परिवार प्रसन्न हो, तो प्रसन्नता और भी आगे फैलेगी, क्षेत्र में भी जाएगी, प्रदेश में भी जाएगी, और उससे आपको पुण्य प्राप्ति तो होगी ही, सफलता भी मिलेगी, ख्याति भी मिलेगी। सिर्फ किसी बड़े नेता की बुराई कर दो या उस पर उंगली उठा दो इसलिए कि आपने कमलनाथ जी को कुछ बुरा बोल दिया या राय साहब दिग्विजय सिंह जी को बुरा बोल दिया, तो अखबार तो छापेगा ही, क्योंकि उनका नाम बड़ा है। राजवर्धन सिंह तो बहुत छोटा आदमी है, कौन जानता है मुझे। कमलनाथ जी को दुनिया जानती है, राय साहब दिग्विजय सिंह को दुनिया जानती है, शिवराज सिंह जी को दुनिया, नरेंद्र मोदी जी को दुनिया जानती है। तो सबसे आसान तरीका राजनीति लोगों को लगता है कि बड़े आदमी को नहीं उठाओ, तो बोलेगा अरे उसने मोदी जी को ऐसा फलाना करा, अपशब्द कहे, या उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को ऐसा कहा, या उन्होंने कमलनाथ जी को ऐसा कहा। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए, ये सब सफल लोग हैं, ये सब एक शिखर पे श्रेष्ठ लोग हैं अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी पार्टी में, अपनी अपनी विचारधारा में। इनसे हम सीखें क्यों ना। कमलनाथ जी से मैंने सीखा, बहुत अच्छी बात है, बहुत उनमें कई बातें बहुत अच्छी हैं। शिवराज सिंह जी से मैंने सीखा, प्रयास किया, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी है। ठीक है, कमियां भी होंगी, मुझमें भी हैं, मुझमें तो उनसे बहुत 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 ज़्यादा है। तो मैं उनको बुरा कहूँ तो पहले ये तो देख लूँ कि मैं खुद कितना बुरा हूँ, मैं अपना आईना देखूँ, मेरे अंदर क्या है,
मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि मेरे अंदर क्या है, कितनी बुराई है, कितनी अच्छाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी पे एक उंगली उठाएं तो 3 उंगली तो हमारी तरफ भी होती है। भाजपा नेतृत्व क्षमता को पहचानने वाली पार्टी है। आपको सरकार में भागीदारी भी आपके नेतृत्व को पहचान के ही थी, महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिला है। लेकिन अगर आने वाले समय में संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलती है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं तो आज भी तैयार हूँ। आज शिवराज सिंह जी कह दें छोड़ दीजिए मंत्रालय, वी डी शर्मा जी कह दें, जेपी नड्डा जी कह दें, सिंधिया जी कह दें, हमारे पार्टी के महामंत्री पर, मैं छोड़ दूंगा। मैं काम करूंगा संगठन का। मैंने बहुत साल कांग्रेस के लिए संगठन का काम किया, कोई परहेज नहीं। संगठन का काम करोगे तभी तो पार्टी सत्ता में आएगी, संगठन मजबूत होगा तभी तो सरकार बनेगी। ठीक है, उसमें क्या है। ये तो हो गई थी पूरे प्रदेश की बात। अब हम बदनावर, चूंकि आप बदनावर विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं यहाँ से, यहाँ के लिए क्या कुछ आने वाले समय में विशेष हो सकता है? अब तक तो बहुत कुछ विशेष कर ही दिया आपने, आने वाले समय में क्या विशेष होगा? बदनावर में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होना चाहिए। मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इस मामले में संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि काम हो गया। अपने काम के मामले में हमेशा और प्रयास करना चाहिए। बदनावर दुर्भाग्यवश बहुत पहले बहुत आगे चला जाना था। हमारे पास में सब कुछ है, सोयाबीन हमारी नंबर 1 है। खैर अब तो सोयाबीन प्लांट आ गया तो सब सोयाबीन का तो कोई इश्यू रहा नहीं। हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज होती है, आप देखिए। हमारे 12-11 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हमारे यहाँ पे अंगूर होते हैं, हमारे यहाँ मिर्ची, टमाटर, अच्छी मात्रा में गेहूँ हो रहा है, हमारे मटर अच्छा है, प्याज है, लहसुन है, सब चीज़ यहाँ पे होती है। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही आइडियल यहाँ पे जगह है। उसका हम प्लानिंग कर रहे हैं। एक टमाटो और चिली प्लांट जो नेस्ले के कोलैबोरेटर्स हैं उनसे अभी एक एग्रीमेंट हुआ है। उनके परिवार में कुछ कमी हो गई तो वो अभी आ नहीं पाई, वो हमारी प्लानिंग है। एक हम प्रयास कर रहे हैं कि गारमेंट्स टेक्सटाइल्स में एक कंपनी लाएं ताकि महिलाओं को यहाँ एक अच्छा खासा रोज़गार मिले। उसका मेरा प्रयास है 4 से 5 हज़ार का रोज़गार उसमें संभावित है। एक और बड़ी कंपनी है एंड्यूरा, उससे हम लोग चर्चारत हैं। एक प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स हब के लिए मेरी कोशिश है। साउथ की कंपनी, अगर उसको क्लियरेंस मिल जाता है तो वो लोग यहाँ पे आए। एक और कोशिश हमारी है कि भाजपा सरकार यहाँ पे जो गांव में खेतों और जो हमारी खेतों की सड़कें होती हैं, कनेक्टिविटी है, वो एक अरसे से हम नहीं दे पाए हैं क्षेत्र में, मेरे ख्याल सभी जगह नहीं दे पाए। वो यहाँ पे उसकी आवश्यकता है, उस पर कुछ कार्य करने का प्रयास जारी है। स्वास्थ्य सुविधाएं कोरोना में हमारे मुंह पे तमाचा था, देश के मुंह पे था, मध्य प्रदेश या बदनावर। उसमें बड़ा दुख भी हुआ। हमने बहुत कोशिश करी, फिर भी बहुत लोग हम नहीं बचा पाए, जो हम सब राजनेताओं के लिए चिंता का विषय है। उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे सिटी स्कैन मशीन हो, चाहे डिजिटल एक्सरे मशीन हो, चाहे एम्बुलेंसेज हो, चाहे मूलभूत हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चाह के भी जितने डॉक्टर्स हमें चाहिए, हम डॉक्टर्स नहीं ला पाए हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच शर्म नहीं है। उस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले गायनिकोलॉजिस्ट नहीं थे, हमारी आधी आबादी महिलाओं की हैं। उनकी सेहत के लिए ये अभी गायनिकोलॉजिस्ट बदनावर में आया है। पहले हमारे सिजेरियन नहीं हो पाता था, एनेस्थेसिस नहीं था, वो भी हम लोगों ने प्रयास किया। फिर भी अभी जो जितना अच्छा हॉस्पिटल का सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है, उसको हमें सुधारने की आवश्यकता। कोद में हमने नया हॉस्पिटल सैंक्शन किया, यहाँ सिविल हुआ है। केसूर में हम प्लांट लगा रहे हैं ऑक्सीजन का, बदनावर में 2 प्लांट्स लगे हैं, कानून में 1 प्लांट लगना है, कोद में 1 प्लांट लगना है, इस गांव में ब्लड की मशीन्स हैं। तो जितने भी कुल मिला के मेरा उद्देश्य यह है कि जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं छोटी या बड़ी बदनावर में है सरकारी, उसको हम कम से कम इस लायक बना दें। कोई आदमी जाए तो उसको कंपाउंडर देख ले, दवाई दे दे, गोली मिल जाए, तो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर हो जाए। फिर बदनावर में गया तो हर चीज़ में रेफर ना हो, कुछ कुछ यहाँ हो जाए, कुछ कोद करने हॉस्पिटल आए तो वहाँ कुछ लोग तो अपनी अपनी जगह सबको कंटेन कर लें। और भगवान ने चाहे कभी कोरोना उस विकराल रूप में जाए तो हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन बेड्स रहें, हमारे पास क्रिटिकल आईसीयू की फैसिलिटी रहे और बेसिक मेडिकल केयर मेडिसिन हमारे यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। ये भी हमारा प्रयास है। नल जल योजनाएं, जल मिशन के तहत ये एक और कोशिश है कि हर गांव में जल पहुंचे। मोदी जी का भी संकल्प है। हाँ, एक प्रॉब्लम हमारे सब जगह आ रही है। हमने गांव में एहसास किया कि पीएचई वाले जब काम करते हैं तो वो खड्डे वड्डे सड़कें वड़के तोड़ के चले जा रहे हैं, गांव में शिकायत है। उस पर सुधार करके उनको रिपेयरिंग कराना है।
तो ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम है गांव में। प्रधानमंत्री सड़क की पुरानी प्लानिंग हुई तो वो सड़कें बनी है, नालियां नहीं बनाई गई, तो बरसात आती तो पानी भर जाता है। तो ये सभी जगह इशूज है, सिर्फ ये नहीं है कि ये मेरे यहाँ पे, लेकिन जो देखने में सामने आ रहा है, अब उसको मैं छुपा भी लूंगा तो बदलेगा तो नहीं, वो तो रहेगा। तो ये अभी आवश्यकताएं हैं जिनको हमें पूरा करना है। और एक और चीज़ मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक कौशल विकास के लिए कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस्टेब्लिश करें, ताकि ये जो जितनी इंडस्ट्री आएगी तो ट्रेंड हमें मैन पावर मिल जाए, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, यानी कुशल और अर्धकुशल हमें मिले। तो इससे फिर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो समग्र रूप से विकास सर्वांगीण हो, बौद्धिक भी हो, भौतिक भी हो, मानसिक भी हो। आध्यात्मिक तौर पे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जहाँ भजन कीर्तन सत्संग, अभी इस्कॉन एक प्रोग्राम था कल, तो वो बहुत अच्छा भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो गुरुकुल की व्यवस्था वहाँ पे होगी। तो जो हमारे लोग कर्मकांड में जाना चाहते हैं, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान, जो क्योंकि हमारी संस्कार संस्कृति है, अगर इसको हम नहीं सहेजेंगे तो आगे वाली पीढ़ी क्या पता उतना उच्चारण उतना अच्छा ना हो, इतने अच्छे हमें ज्ञानी प्रखंड विशेषज्ञ न मिल पाए। तो ये भी इस तरीके से हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ नया हो, अच्छा हो, आगे बढ़े। अंतिम सवाल है मेरा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो ना हो, मेरे लिए महत्वपूर्ण हो ना हो, लेकिन बदनावर की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लगभग 2 साल से भाजपा में हैं। आप भाजपा में स्थापित भी हो चुके हैं, अपनी एक पहचान भी है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर आए। कांग्रेस में आपने एक गैप रख दी। कांग्रेस आपका विकल्प अब तक तैयार नहीं कर पाई है, क्या कांग्रेस आपका विकल्प तैयार कर पाएगी? अब इसमें अभी तो आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब शायद कांग्रेस के संगठन को देना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके बिना कुछ ना चलता हो। अब लोग, जैसे आप ही ने कहा मेरे पिताजी, अब मेरे पिताजी नहीं है तो ठीक है, दुनिया चल रही है। एक ज़माने में लोग सोचते, जब हम बच्चे थे, इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री, लोग बोलते थे इंदिरा इज इंडिया, यानी इंदिरा गांधी ही देश है। इंदिरा जी दुखद जिस तरीके से गई, चली गई, तो फिर भी राजीव जी आए और देश चला। अटल जी जैसा नेता नहीं हुआ, उनके जो बोलने का तरीका, जो अंदाज, और भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, अटल जी जब प्रधानमंत्री नहीं रहे और हमारे बीच नहीं, तो अब आज मोदी जी हैं। तो ये तो होता है, प्रगति प्राकृति है, और कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई आएगा। एक और सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। आपके कांग्रेस में थे और भाजपा में आ गए, कुछ लोग आपके साथ भी आए हैं, जो आपके अपने थे वो साथ में आ गए, लेकिन लगातार ये क्रम चलता ही रह रहा है। आज भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस में जो लोग अभी रह गए वो भी आपसे जुड़ना ही चाह रहे हैं। ऐसा क्या लगाव है आपसे जो अभी तक लोगों का आने का क्रम आपके साथ चलता ही है? जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, मेरे पिताजी के संबंध लोगों से रहे, पारिवारिक स्नेह के संबंध, 3 पीढ़ियों से मेरे संबंध है। अभी बाहर बैठे हैं ईश्वर सिंह जी, मैं उनकी बेटी की शादी, दोनों भाइयों की, मैं शादी में गया, बड़नगर में शादी थी, दोनों बालिकाएं थी। तो जब इनके बड़े भाई थे तो गोपाल सिंह जी जिंदा थे, मेरे पिताजी सब चले गए। तो बच्चों को इनकी माता जी पे, तो मैंने कहा, दोनों बेटियों को मैंने कहा, मैं आपके पिताजी की बारात में भी गया था। तो वो दूसरी तीसरी पीढ़ी है। तो जब मेरा छठा चुनाव था, मेरे पिताजी 2 चुनाव लड़े, तो 8 चुनाव मेरे परिवार ने यहाँ से लड़े निरंतर, 90 से लेके आज तक। तो स्वाभाविक तौर पे हर मतदान केंद्र पे हर परिवार से संबंध हैं। मेरी माता जी भी जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रही, तो वो जाती तो महिलाओं से बड़ा प्रेम मिलता था। स्वाभाविक तौर पे आपके संबंध हैं, संबंध जब हैं, और जब मैं यहाँ पे सत्ता में हूँ, और जब शिवराज सिंह जी ने मुझे मौका दिया है, सिंधिया जी ने मुझे मौका दिया है, मोदी जी ने मुझे मौका दिया है, और मैं किसी गांव में जाऊँगा तो व्यक्ति अगर मुझसे परिचित, मुझसे आके बात करेगा तो कुछ कहेगा तो अपेक्षा रखेगा तो मैं कहूँगा ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं तो सबका विधायक हूँ। तो उसको मन में बात महसूस होगी, ठीक है, क्या हुआ, मैंने कुछ बिगाड़ा तो नहीं, बुरा तो नहीं किया, तो क्या बुराई है अगर मैं साथ आ जाऊं। हाँ, वो वैचारिक फर्क कांग्रेस और भाजपा का है, मनभेद हमारा किसी का नहीं है। कल मैं एक शादी में जीतू पटवारी जी से मिला,
हम बिल्कुल भाइयों के जैसे मिले, मेरे से गले मिले, अच्छी बात करी, हमने फोटो खिंचवाए। तो अगर लगाव है, वो लोग आज मेरे साथ आना चाह रहे हैं तो वो आएंगे और मैं उनको स्वीकारूंगा, और अगर भाजपा का पार्टी संगठन भी उनको स्वीकारता है तो ज्वाइन करेंगे। तो ये जो मैंने आपसे मूल फर्क बताया था भाजपा और कांग्रेस का, कि बूथ पे नित निरंतर भाजपा का कार्यकर्ता कार्य करता ही रहता है, वो कैंडिडेट को नहीं पहचानता। उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि बदनाव से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव लड़ रहा है, मोहन सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं, या खिमराट पाटीदार चुनाव। वो ये जानता है कि कमल का फूल का निशान में भाजपा का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और हमें उसके लिए कार्य करना है। कांग्रेस का व्यक्ति नेता को पहचानता है, वो इतने साल से दत्तीगांव के नाम पे वोट दे रहा है। तो जब प्रेम सिंह जी का लड़का चुनाव लड़ा निर्दलीय के रूप में, तो जो था वो आके मेरे साथ खड़ा हो गया। जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो वो आके वहाँ पे खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है और कारण ये है और डायग्नोसिस ये है कि वो संगठन वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे व्यक्ति था। व्यक्ति आ गया तो वहाँ का आपका मानव संसाधन कार्यकर्ता आ गया। ये अंतर है, बड़ा अंतर है। ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार में औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस संगठन और भाजपा संगठन में क्या मुख्य अंतर है, किस तरीके से प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर किया जा सकता है। देखिए खबर। कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ बदनावर से पवन वैष्णव की एक खास रिपोर्ट।